हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड 35 एग्जाम विनिंग क्वेश्चन से, जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो बिना वक्त गुजारे शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु फर्स्ट यूज द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री? मेटाफिजिकल पोइट्री का सबसे पहले बार इस टर्म का यूज़ किसने किया था? वे थे सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म का सबसे पहले यूज़ किया था अपनी एक बुक में। उस बुक का नाम है लीव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोइट्स। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने ही यूज्ड इट टू डिस्क्राइब पोइट्स लाइक जॉन डन, एंड्रू मार्विल, हेनरी बर्गहान, जॉर्ज हर्बर्ट। कि मेटाफिजिकल का पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको। मेटाफिजिकल होता है, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड से दूर है, जो कि फिजिकल चीज़ों को छोड़ के आपके पास जो इंटेलेक्चुअल है, आर्गुमेंटेटिव और स्पिरिचुअल थीम्स के ऊपर बात करता है। तो ये आपने याद रखना है। और इसका यूज़ किसने किया था? सैमुअल जॉनसन ने लीव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट पोइट्स नामक बुक में। तो ये आपने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज कंसिडर्ड द लीडिंग पोइट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल? सबसे लीडिंग पोइट या फिर फादर किसे कहते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री का? तो वो है जॉन डन। जॉन डन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लव पोइट भी इन्हें कहा जाता है। So he used conceits, intellectual and argumentative statements, physical, spiritual themes in his works. So that's why he is known as the father of metaphysical poetry. And he was born on 1572 in London. And his poetry has been divided into two parts. First one is love poetries, second is religious poetries. Love poetries are The Flea, Good Morning, Canonization, The Sun Rising, etc. And religious poetries are Holy Sonnets, Death Be Not Proud Like This. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो ये ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री? मेटाफिजिकल पोइट्री के की फीचर्स जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, वो है विट, कंसीट, पैराडॉक्स। विट होता है क्लेवर एंड इंटेलिजेंट यूज ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट ह्यूमर, आयरनी। इट इज़ ऑफन सरप्राइजिंग और अम्यूजिंग टू रीडर। ठीक है, कि मतलब क्लेवर और इंटेलिजेंट यूज होता है इसमें वर्ड्स का, ताकि उससे क्या हो, ह्यूमर क्रिएट हो, आयरनी क्रिएट हो। और ये कैसी हो सकती है? अम्यूजिंग हो सकती है या फिर सरप्राइजिंग भी हो सकती है। कंसीड्स होते हैं जो एक्सटेंडेड मेटाफर्स होते हैं, अनयूजुअल एक्सटेंडेड मेटाफर होते हैं, दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स इन अ सरप्राइजिंग वे। एंड पैराडॉक्स इज when statements seems contradict to each other but actually reveals a very deeper meaning, तो उसको हम पैराडॉक्स मानते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेने, ये तीनों ही, और ये तीनों ही जो है मेटाफिजिकल पोइट्स की पोइट्रीज में देखने को मिलते हैं, इसीलिए ही उन्हें मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता है और पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन मेटाफिजिकल पोइट्री? मेटाफिजिकल पोइट्री में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? तो वो होती है इंटेलेक्चुअल और आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप की। इंटेलेक्चुअल मीन्स जो लॉजिकल होती हैं, फिलोसफिकल होती हैं, आर्ग्यूमेंट लाइक डिबेट। ठीक है, लाइक अ डिबेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, द फ्ली हो गया। फ्ली में क्या होता है? स्पीकर लॉजिकली बात करते हैं उसमें कि भाई उनको एक फ्ली जो है काट लेती है, लवर और बिलोव्ड को। तो उन दोनों का जो ब्लड होता है वो उस फ्ली के अंदर मिक्स हो जाता है, तो वो अपने लव को उसमें उस प्रकार से बता रहा है, लॉजिकली और फिलोसफिकली। ठीक है, और बाद में क्या कर देती है, वो जो बिलोव्ड होती है वो उसे मार देती है। और उस तरह से वो कहता है, पोइट कहता है कि हमारा जो लव है वो इसमें उसने उसको मारकर बहुत गलत किया, कुछ इस तरह से वो पोइम है। तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि उसमें जो आर्ग्यूमेंट टाइप है उसमें दी गई, और इंटेलेक्चुअल और जो फिलोसफिकल लॉजिकल चीज़ें हैं वो उसमें बताई गई है, उस तरह से उस पोएम को बताया गया है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये जो है लैंग्वेज है, ये एक स्टाइल है उस पोएट्री को लिखने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच पोएट इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? तो जॉन डन पहले ही बात कर ली है, यूज ऑफ कंसीट्स, इंटेलेक्चुअल, आर्गुमेंटेटिव, फिजिकल, स्पिरिचुअल थीम्स को इन्होंने अपनी पोएट्री में क्या किया था, उन्होंने यूज़ किया था। फिजिकल एंड स्पिरिचुअल थीम्स को, आर्गुमेंटेटिव
और इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट्स को, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लीडिंग फिगर है मेटाफिजिकल स्कूल पोइट्री की, या फिर मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस पोइम ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन की तो वैसे बहुत ज़्यादा फेमस पोइम है, तो लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है वो होती है द फ्ली, जिसमें जो है फ्ली क्या कर लेती है, बाइट कर देती है दोनों लवर्स को, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको लिखा गया था सबसे पहले 1590 में इसको लिखा गया था, और जो पब्लिश हुई थी वो इनके मरने के बाद 1633 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द गुड मॉरो। गुड मॉरो हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। ये भी इनकी एक पोइम है, ये भी आपने याद रखनी है, और ये लिखी गई थी 1633 में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट द लाइन। एक लाइन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कैनोनाइजेशन से, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी, यहाँ पे आपके पास डॉट होगा, सॉरी ये जो फ्रेंड्स है ये इसका आंसर होगा लव, ये आपने इसमें लव लिख देना है। द गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, ये इसकी जो फेमस जो कोटेशन है वो एग्जाम्स में पूछी जाती है 1 मार्क्स के लिए, तो ये आपने ज़रूर लिख नोट डाउन कर लिया। अगर आप कैनोनाइजेशन पोइम को थॉरोली पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ये जो लाइन है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसीट इन मेटाफिजिकल पोएट्री। कंसीट को मेटाफिजिकल कंसीट भी कहा जाता है, एन एक्सटेंडेड अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स मेटाफर दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग इन अ सरप्राइजिंग वे। ये आपने याद रखना है। कंसीट का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। एक पोइम है जॉर्डन की, वेलेडिक्शन फॉरबिडन मॉड, ठीक है। उसमें क्या होता है, कंपास से लव को उसमें जोड़ा जाता है, कि कंपास की जो 2 लेग्स होती हैं, जो उसमें सुइयाँ होती है उसको लेग्स कहा जाता है, कि जो एक अलग जगह होती है एक दूसरी अलग जगह होती है। मतलब वो कहता है कि अलग होने के बावजूद भी जिस प्रकार से ये सुइयाँ एक साथ ही होती हैं वैसे ही हमारा प्यार भी है, तो उसमें ये चीज़ उसमें बताई गई है। तो मतलब उसमें एक एक्सटेंडेड कंपैरिजन किया गया है एक ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेम अ पोइट बाय जॉन डन दैट नेम अ पोएम बाय जॉन डन दैट डिस्कसेस द थीम ऑफ डेथ। एक पोएम है जो कि जिसकी जो थीम है वो डेथ है जॉन डन की, वो है डेथ बी नॉट प्राउड, जो कि एक रिलीजियस पोएम है, ये आपने पढ़ी पढ़ी होगी। हॉली सोनेट 10th है ये जो पोएम है हॉली सोनेट 10th है, ये आपने याद रखना है। और इसको लिखा गया था 1609 में, और 1633 में इनकी जो ज़्यादातर पोइमें हैं ये पब्लिश हुई थी। इसमें क्या होता है कि इट चैलेंजेस द पावर ऑफ डेथ, आर्ग्यूइंग दैट इट इज़ नॉट ओनली अ टेम्पोररी स्लीप लीडिंग टू एक्सटर्नल लाइफ। कुछ इस तरह से इसमें जो चीज़ें हैं वो बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो ये लिखी है जॉर्डन ने, हमने पहले ही बात की है, कंपास से इसमें कंपेयर किया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच मेटाफिजिकल पोइट वाज आल्सो अ प्रीस्ट एंड रोट द कॉलर। ये लिखा था जॉर्ज हर्बर्ट ने, जो कि एक प्रीस्ट भी थे, स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन थे, ये आपने याद रखना है। और ये जो रिलीजियस पोइम है इन्होंने लिखी हुई द कोलार, ये लिखी है 1633। उनके एक कलेक्शन था द टेम्पल, उसमें ही इस पोइम को लिखा गया था, ये आपने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द कोलार बाय जॉर्ज हर्बर्ट। तो वो है स्ट्रगल विद रिलीजियस फेथ। अगर आप इसे थॉरोली पढ़ते हैं तो आपको इसकी जो थीम्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन मैंने आपको जो इसमें मेन थीम है, सबसे जो मेन थीम है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो वो इसमें इस वीडियो में आपको डिस्कस करवाई है, तो ज़रूर इसे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हु रोट टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। तो लिखी है एंड्रयू मार्वल ने, ये आपने याद रखना है। एंड्रयू मार्वल जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर हैं, उन्होंने ये पोइम लिखी है, और ये लिखी गई है 1650 में, और पब्लिश करवाई गई थी ये 1681 या 82, 1681। इट इज़ अ पोएम वेयर स्पीकर अर्ज हिज हेजिटेंट लवर टू एम्ब्रेस लव एंड पैशन बिफोर टाइम रन्स आउट। इसमें क्या होता है कि को हिज मिस्ट्रेस में, कि मतलब वो जो पोइट होता है एंड्रयू मार्वल, वो कहता है कि भाई जो स्पीकर होता है इस पोएम का, वो कहता है कि भाई कि उनके पास जो है टाइम, लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, और टाइम क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, टाइम बीत रहा है, तो दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम। तो उन्हें जो इन्जॉय है लाइफ का वो लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो लेट हो जाए, उनकी डेथ नियर आ जाए, उससे पहले उन्हें अपनी जो लाइफ है वो पूरी तरह से इंजॉय कर लेनी चाहिए। कुछ इस तरह से इसमें स्टेटमेंट दी गई है। तो टू को हिज मिस्ट्रेस लिखी गई है
1650 में और पब्लिश की गई है 1681 में, तो ये आपने याद रखना है। सेंट्रल थीम क्या है इस पोइम की? टू हिज मिस्ट्रेस, 15th क्वेश्चन है, तो वो है कार्पे डीम, सीज द डे। सीज द डे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि मतलब टाइम रनिंग कर रहा है, टाइम जा रहा है, बीत रहा है, तो दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम। उस उन्हें अपना टाइम जो है पूरी तरह से क्या करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए, उससे उसमें एन्जॉय करना चाहिए। तो इस चीज़ उसमें इस पोएम में इन चीज़ों को बताया गया है। 16th क्वेश्चन है, व्हिच मेटाफिज़िकल पोएट वाज़ आल्सो अ पॉलिटिशियन? तो एंड्रयू मार्वल क्या थे? वो एक तरह के पॉलिटिशियन भी थे और जॉन मिल्टन के ये असिस्टेंट भी थे, ये भी आपने याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द पुले? पुले हैज़ बीन रिटन बाय जॉर्ज हॉबर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक रिलीजियस पोइम है जो कि लिखी गई थी 1633, ये पब्लिश इसकी पब्लिश डेट है, तो ये आपने याद रखना है। पुले का मतलब है हाउ गॉड पुल्स ह्यूमन टुवर्ड्स हिम थ्रू देयर रेस्टलेसनेस एंड डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल पीस, यानी कि जो पुले पोइम है उसमें बताया गया है कि भगवान ने आदमी को, ह्यूमन काइंड को सब चीज़ें दी, वेल्थ दी, कुछ और चीज़ें दी, लेकिन जो उसने उनसे क्या छीना, भगवान ने ह्यूमन काइंड से उनका जो रेस्ट है वो अपने साथ ही गॉड ने ले गया। तो यही जो है फूले का मतलब इसमें है कि भाई उम, जो कि गॉड हैज़ पुल्ड ह्यूमन टुवर्ड्स हाउ गॉड पुल्स ह्यूमन टुवर्ड्स हिम थ्रू देयर रेस्टलेसनेस एंड डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल पीस, ये आपने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मेटाफिजिकल पोएट वाज नोन फॉर रिलीजियस पोएट्री? तो वो रिलीजियस पोएट्री के लिए सबसे फेमस मेटाफिजिकल पोएट कौन थे? वो थे जॉर्ज हॉबर्ट, ये आपने याद रखना है। और जॉर्ज हॉबर्ट का जो बर्थ था मैं इनके बारे में बता देता हूँ। 1593 में वेल्स नामक स्थान पर हुआ था और ये जो इनकी जो डेथ है 1633 में इनकी जो डेथ है वो हुई थी। ये आपने नोट डाउन इनके डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम कंपेयर्स लवर्स टू अ कंपास? वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, कंपास से कौन सी पोएम की बात की गई है, वो है वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा या फिर कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हु रोट द डेफिनेशन ऑफ लव? तो डेफिनेशन ऑफ लव किसका वर्क है? तो वो लिखा गया है एंड्रयू मार्वेल। उन्होंने कहा है कि भाई ही सेज दैट द ट्रू लव इज परफेक्ट बट इम्पॉसिबल ड्यू टू फेट एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, कि जो ट्रू लव है तो परफेक्ट है लेकिन इम्पॉसिबल होता है ट्रू लव, क्योंकि उसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि उन्हें ट्रू लव में क्या करते थे, उसको इम्परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द सनराइजिंग बाय जॉन डन क्रिटिसाइज? क्रिटिसाइज क्या है? द इंटरफेस ऑफ सन इन लवर स्लीव। सनराइजिंग में क्या होता है कि जो सन होता है, जो कपल्स होते हैं वो रूम में होते हैं, तो जैसे ही सनराइज होता है तो वो उनको डिस्टर्ब कर देता है इन मेकिंग लव। इसके लिए आपको जो पोएम है वो थोरोली पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है क्या क्रिटिसाइज करता है, इंटरफेरेंस ऑफ सन इन लवर स्लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री? तो वो है इंटेलेक्चुअल विटी हो गया, आर्गुमेंटेटिव टोन होती है, हमने पहले इस क्वेश्चन की बात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23, विच पोइटिक डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेटाफिजिकल पोइट्स? तो मेटाफिजिकल जो कंसीट्स होते हैं, एक्सटेंडेड मेटाफर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं और इसका फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 24, हु रोट लव थर्ड? लव थर्ड हैज बीन रिटन बाय जॉर्ज हॉबर्ट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 1633 में लिखी गई थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द रिट्रीट बाय हेनरी वखान? तो वो है नॉस्टैल्जिया फॉर चाइल्डहुड इनोसेंस, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, विच मेटाफिजिकल पोइट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय नियो प्लेटोनिज्म? तो वो थे हेनरी वखान। सबसे पहले हम नियो प्लेटोनिज्म को समझते हैं। नियो प्लेटोनिज्म इज अ type of philosophy teaches that the everything's come from a perfect divine source that is called the one, and our souls are trying to return to it back। ठीक है, ये जो नियो प्लेटोनिज्म है ये दिया गया था प्लेटो के द्वारा, तभी इसका नाम जो है नियो प्लेटोनिज्म पड़ा था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल वर्ड परफेक्ट होता है देन फिजिकल वर्ड, इसके जो है एक प्रिंसिपल है कि मतलब वो जो हेनरी वगान है उनकी जो पोइट्रीज हैं वो भी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो और डिवाइन लव, नेचर एज ए पाथ टू गॉड, इस तरह की जो थीम्स है उनको रिफ्लेक्ट करती थी। उनकी जो
पोएट्रीज़ होती, तो वो कुछ इस तरह की पोएट्रीज़ को रिफ्लेक्ट करती थी, तभी उन्हें जो है कहा जाता है कि वो न्यू प्लैटिनिज़्म से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस थे। न्यू प्लैटिनिज़्म आपको समझ आ गया, तो मैं इसको एक बार फिर से थोड़ा-सा रिपीट करता हूँ कि जो न्यू प्लैटिनिज़्म होती है, ये एक फ़िलॉसफ़ी है जो सिखाती है कि भई जो दुनिया में कोई भी चीज़ है, वो एक डिवाइन सोर्स से आई है, जिसको हम द वन कहते हैं। द वन मतलब जिससे हर चीज़ जो है ओरिजिनेट हुई है इस वर्ल्ड में, ठीक है? और वो जो हमारी जो सोल्स होती हैं, वो उसी के अंदर वापस जाने रिटर्न करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो वो जो जैसे इसमें जो थीम्स होती थी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती थी, डिवाइन लव होती थी, नेचर एज़ अ पार्ट ऑफ गॉड। तो ये कुछ इस तरह की थीम्स थी जो कि हेनरी वकान के पोएम्स में भी देखने को मिली, इसीलिए वो इससे पूरी तरह से प्रभावित थे न्यू प्लैटिनिज़्म से। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हू रोट ईस्टर विंग्स? ईस्टर विंग्स लिखी गई है जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, विच पोएम वाज जॉन डन बिगिंस विद बेटर माय हार्ट 3% गॉड? तो वो लिखी गई है हॉली सोनेट्स में, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज द पुले बाय जॉर्ज हर्बर्ट सिंबलाइज? पुले का मतलब है कि द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन, कि गॉड ने क्या किया है, जो मैन को सभी चीज़ें दी है, वेल्थ दी है, पावर दी है, हर चीज़ दी, लेकिन उन्होंने क्या है, रेस्ट जो है गॉड ने अपने साथ ही वापस रख लिया, क्योंकि भाई रेस्ट आदमी को इसमें मिलता ही नहीं है, कि उससे जो है हर चीज़ मिलती है, लेकिन उसे जो है काम करना पड़ता है, लेकिन उसे रेस्ट नहीं मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से इस पोएम के बारे में बताया गया है कि जो गॉड है, गॉड पुल्स ह्यूमन टुवर्ड्स हिम थ्रू देयर रेस्टलेसनेस एंड डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल पीस। ठीक है, ये इसका टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट कोरोनेट? कोरोनेट हैज़ बीन रिटन बाय एंड्रयू मार्वेल। ये जो वर्क्स हैं वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कैर्पे डीम पोइट्री? कैर्पे डीम पोइट्री हमने पहले ही बता दिया कि जो सीज पोइट्री थी, डे सीज पोइट्री थी, ठीक है, पोइट्री दैट अर्ज पीपल टू सीज द प्रेजेंट मोमेंट, जिसमें कहा गया था कि इसमें एनकरेज किया जाता है लवर्स को टू एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ बिफोर इट इज़ टू लेट, कि भाई स्पीकर कहता है कि भाई हमें जो टाइम टाइम जो है रनिंग टाइम बीत रहा है, और दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम। सो इस प्रकार से इसमें है कि भाई उन्हें उस टाइम में उनकी डेथ से पहले उन्हें क्या करना चाहिए, पूरी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो इस तरह के उसमें कुछ टॉपिक है। नेक्स्ट है, हु रोट द वर्ल्ड? वर्ल्ड हैज़ बीन रिटन बाय हेनरी वखान। अगला क्वेश्चन है, विच मेटाफिजिकल पोएट वाज अ डॉक्टर ऑफ डिवाइनिटी? तो ये भी थे जॉन डन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ एनिवर्सरी बाय जॉन डन? थीम ऑफ एनिवर्सरी, द इटर्नल नेचर ऑफ लव। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 5-6 पोइम्स है, लव पोइम्स है, इसको आपने थोरली इसे आपने जो है थोरली पढ़ना है, ताकि इसमें जो थीम्स हैं और जो इसमें जो आइडियाज़ हैं वो आपको पूरी तरह से समझ आ सके, तभी आप जो इसकी जो थीम्स है, वैसे तो मैंने इसमें मेन थीम्स हर पॉइंट की आपको डिस्कस करवाई है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, फिर भी जो है आपने इसको थोरोली पढ़ लेना है, ताकि आप इसका जो है ओवरऑल जो आइडिया है वो लग सके। लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द नाइट? नाइट जो एक वर्क है हेनरी वोगान का, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज आती है, तो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज इससे हो सके। और ये जो इम्पोर्टेंट्स है 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो ये 35 एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस हैं, इन्हें ज़रूर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको फ्री पीडीएफ इसकी चाहिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई आपने फीडबैक भी देना है वीडियो से रिलेटेड, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता दें, तो मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में बस मैंने 35 ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करवाए हैं। अगर आप इन 35 क्वेश्चंस को पूरी तरह से अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको जो है आने वाले एग्जाम्स में मेटाफिजिकल पोएट्री से रिलेटेड कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।